गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 277 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका पहला प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइमेट फोर्सिंग शब्द का सही वर्णन करता है? क्लाइमेट फोर्सिंग नामक शब्द का सही वर्णन करता है इन चार में से क्या? जलवायु प्रणाली में कारक जो जलवायु प्रणाली के प्रभावों को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जलवायु प्रणाली में वे कारक जो मुख्य रूप से जलवायु प्रणाली के प्रभावों को कम करते हैं, और जलवायु प्रणाली में वे कारक जो मुख्य रूप से जलवायु प्रणाली के प्रभावों को बढ़ाते हैं। तो एक में बढ़ा रहे हैं, एक में कम कर रहे हैं, और एक स्टेटमेंट ऐसा है कि या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। क्लाइमेट फोर्सिंग जलवायु प्रणाली में वे कारक जो जलवायु प्रणाली के प्रभावों को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखिए, क्लाइमेट फोर्सिंग या जलवायु फोर्सिंग जलवायु प्रणाली के कारक हैं जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं। तो ए करेक्ट हो गया। अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसें जैसे सकारात्मक बल पृथ्वी को गर्म करते हैं, जबकि नकारात्मक बल जैसे कि अधिकांश एरोसोल और ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव वास्तव में पृथ्वी को ठंडा करते हैं। वायुमंडलीय एरोसोल में ज्वालामुखी धूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से जो कालिक है वो, और जलते जंगलों के कण और खनिज धूल जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय एरोसोल में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जल में अधिकतम घुलित ऑक्सीजन है? सांभर झील, पेंगोंग झील, बेम्बनाद झील, अष्टीमुडी। बताइए। राजस्थान की सांभर, लद्दाख की पेंगोंग सो, बेम्बनाद झील और अष्टीमुडी केरल की हैं दोनों। आपको याद हो, हाल ही में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया केरल सरकार पर। क्यों? क्योंकि वो बेम्बनाद झील और अष्टीमुडी झील का संरक्षण करने में जो है विफल रहा। ठीक है, इन दोनों में प्रदूषण पाया गया है आवश्यकता से अधिक मात्रा में। तो प्रदूषण पाया गया, एनजीटी ने केरल पर जुर्माना लगाया है, तो इन दोनों को तो वैसे एलिमिनेट कर दीजिए। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इसमें वैसे ही कम हो गई। तो आंसर या तो बी है या ए है, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंगोंग सो झील, लद्दाख। देखिए, सतह के पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो है तापमान से प्रभावित होती है, और इसमें मौसमी और दैनिक चक्र दोनों होते हैं। ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में अधिक घुलित ऑक्सीजन धारण कर सकता है, और सर्दियों में शुरुआती वसंत में जब पानी का तापमान कम होता है तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और गर्मी और पतझड़ में जब पानी का तापमान अधिक होता है तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अक्सर कम होती है। और पेंगोंग में तो वैसे ही ठंडा है, इसलिए ऊपर दिए गए जल निकायों में पेंगोंग सो लद्दाख की झील का ऊंचाई कारक के कारण न्यूनतम तापमान है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण को सही ढंग से परिभाषित करता है इन चारों में से? महासागरीय अम्लीकरण वर्तमान पीएच 8.0 से समुद्र के वास्तविक पीएच को 7.0 से अधिक कम करने की प्रक्रिया। यह शुरुआती बिंदु पर ध्यान दिए बिना पानी में पीएच की यात्रा की दिशा है। यह महासागरीय रसायन विज्ञान में परिवर्तन है, अर्थात महासागर के पीएच के बढ़ने को इंगित करता है। यह कार्बन यौगिकों में वृद्धि द्वारा समुद्र में कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में वृद्धि प्रेरित करता है। महासागरीय अम्लीकरण को सही ढंग से परिभाषित, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह शुरुआती बिंदु पर ध्यान दिए बिना पानी में पीएच की यात्रा की दिशा है। देखिए, महासागरीय अम्लीकरण को महासागर के पानी के पीएच स्तर में आ रही निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है, और समुद्र के पानी का पीएच स्तर जो है कम हो जाता है, और महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने में मदद करता है। लेकिन कम पीएच स्तर जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। और अम्लीकरण पीएच स्केल पर किसी प्रारंभिक बिंदु से किसी भी अंतिम बिंदु तक पीएच को कम करने को संदर्भित करता है, इसलिए यह शुरुआती बिंदु पर ध्यान दिए बिना पानी में पीएच की यात्रा की दिशा है। तो बी करेक्ट है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की कमी का मुख्य कारण है? अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की कमी का मुख्य कारण, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय ग्रीष्मकाल में एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। ठीक है, ये सर्दियों के दौरान है, एक गर्मियों के दौरान है। और यहाँ आर्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक कमजोर और अस्थिर ध्रुवीय भंवर। अंटार्कटिक के बारे में बात हो रही है। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की कमी का मुख्य कारण, तो आर्कटिक को सबसे पहले एलिमिनेट करिए, वो तो हो ही नहीं सकता। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की कमी हो रही है तो अंटार्कटिक ही कारण होगा। तो अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर, ए है इसका आंसर। ठीक है, ध्रुवीय सर्दियों के दौरान, ग्रीष्मकाल को हटा दीजिए, और स्थिर ध्रुवीय भंवर है वो अस्थिर नहीं है, तो ए है आंसर। देखिए, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ समताप मंडल की ओजोन परत में मौजूद होते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय वायु के बहाव की गति के द्वारा जो है उन्हें बड़ी दूर पहुंचाया जाता है। अंटार्कटिक ओजोन परत को ओजोन छिद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह गंभीर कमी जो है विशेष रूप से मौसम संबंधी और रासायनिक स्थितियों के कारण होती है, और सर्दियों के महीनों में विशिष्ट घटनाएं अंटार्कटिक को ओजोन रिक्तीकरण की ओर ले जाती हैं, तो यह करेक्ट है। उम्हेरर तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्लेशियर माप से, समुद्र के स्तर में वृद्धि की माप से, संभावित ग्लोबल वार्मिंग की माप से, ओजोन की माप से। ये ओजोन से ही है, ओजोन की माप से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। एक डॉप्सन इकाई से किसको नापते हैं? ओजोन की मोटाई को नापते हैं, बहुत पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन। तो देखिए, ओजोन की माप हेतु विभिन्न उपकरण और तकनीक मौजूद हैं। उनमें से कुछ डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फिल्टर ओजोनोमीटर, जिसे M83 कहा जाता है, तथा निम्बस उपग्रह में कुल 7 ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं। उम्हेरर तकनीक कुल ओजोन प्रचुरता की सबसे आम माप डॉप्सन इकाई है, जिसमें ओजोन स्तंभ की जो मोटाई है वो मिली सेंटीमीटर में है, और STP में एक डॉप्सन इकाई 2.69 गुणा 1020 यानी 1020 अणु प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इतना डीप जाकर तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, डॉप्सन इकाई को याद रखना आप, और उम्हेरर तकनीक को याद रखना, ओजोन की माप से संबंधित है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, UPPCS की और PDF सीरीज दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सिकल सेल रोग के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? इसमें सिकल सेल के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और समय से पहले ही विभाजित और मर जाती हैं। ये सिकल सेल फंस जाते हैं और छोटी रक्त कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को बाधित करते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। देखिए, सिकल सेल रोग में सिकल सेल के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और समय से पहले ही विभाजित हो जाती हैं और मर जाती हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसमें हीमोग्लोबिन के अणु असामान्य होते हैं, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं सिकल सेल का आकार धारण करती हैं और कम ऑक्सीजन प्रवाह और दर्द सहित कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं जो कठोर सिकल सेल के आकार की होती हैं वे छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं एवं शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन के प्रवाह को सीमित कर सकती हैं। पॉलिटी का प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी दिए गए राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को मान्यता देने की शक्ति देता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 347। देखिए, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रावधान इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 345, 346, 347 और 350 का ए, 350 का बी, और उसके बाद 351। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो 350, उसमें भी ए और बी दोनों याद रखिएगा, 347 से और 351 से।
अब एक एक करके देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले आर्टिकल 345, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकेगा। 346 में क्या, अनुच्छेद 346, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु आधिकारिक भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य तथा राज्य एवं संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा होगी। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 347, यह राष्ट्रपति को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने की शक्ति देता है, वो शर्त है कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए संतुष्ट हो। वो कैसे संतुष्ट होगा, जब उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाषा को, मतलब ये चाहे कि इस भाषा को मान्यता दी जाए। ऐसी मान्यता राज्य के एक हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है। अनुच्छेद 350 का ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। इसको याद रखिए, कई बार पूछा गया। 350 का भी, यह भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351, ये भी इम्पोर्टेंट है, यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजी, हाल ही में समाचारों में देखा गया लामू द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में। सबसे गहरा दुनिया का मेरियाना प्रशांत में, याद रखिएगा। तो लामू द्वीप समूह पूर्वी अफ्रीका के केन्या तट पर स्थित हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट होगा, दो है यहाँ पर। देखिए, चुंबकीय कण पक्षियों के चुंबकीय नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर उनके प्रवासी प्रतिरूप में हस्तक्षेप कर सकते हैं और चुंबकीय नैनोकण मानव मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं और मुक्त कण उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में बड़े पूछे जाते हैं और दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, चुंबकीय कण जो होते हैं वो चुंबकीय नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं पक्षियों के, ठीक है, और उनके प्रवासी प्रतिरूप में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और पक्षियों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करने की क्षमता होती है और वे अपने इस प्रवास के दौरान नेविगेट करने हेतु दिशा निर्देश के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। यूनाइटेड किंगडम में लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क के ऊतकों में प्रचुर मात्रा में मैग्नेटाइट नैनो पार्टिकल्स पाए हैं और यह जहरीला खनिज मानव मस्तिष्क में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों से संबंधित है जो अल्जाइमर जैसे न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। SISFS। देखिए, सीड फंड एक निवेश फंड है जो स्टार्टअप को आमतौर पर सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने इस योजना की देखरेख के लिए विशेष सलाहकार समिति गठित की है। तो की होगी, ठीक है, करेक्ट हैं दोनों के दोनों। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से संबंधित दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये सी है इसका आंसर। सीड फंड एक निवेश फंड है जो स्टार्टअप को आमतौर पर सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहला करेक्ट हो गया। देखिए, सीड कैपिटल किसी स्टार्टअप में निवेश का शुरुआती चरण है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कंपनी के शुरुआती समय में संचालन, उत्पाद विकास और बाजार अनुसंधान के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी के लिए विशेष सलाहकार समिति की स्थापना की है। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इन सभी टेस्ट का PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेस्ट PDF पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, ठीक है। 50% डिस्काउंट के साथ अभी चल रहा है। धन्यवाद।